हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। तो दोस्तों, आज जो हमारा है लेक्चर और पार्ट नंबर 23 है और ये लास्ट लेक्चर होगा घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सीरीज़ ख़त्म कर ली। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो होता है एग्ज़ाम में फेच कराने में वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप पूरी सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लिए, मैंने जो पढ़ाया उतना कर लिया, तो आपको हिस्ट्री से बाहर इससे सवाल, अतिरिक्त सवाल नहीं मिलेगा। जो कि ये क्या है, फैक्ट प्लस इस क्वेश्चन का संग्रह जो है प्रीवियस ईयर ऑल जितने भी स्टेट सर्विस और जितने भी सबऑर्डिनेट स्टेट सर्विस में एग्जामिनेशंस में आए हुए सवाल हैं, उन सारों का ये संकलन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से घटना चक्र ने किया है और उतने ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ने भी ख़त्म किया है आपके सहयोग के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अगला टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किस तरीके से संविधान जो हुआ, संविधान का जो संवैधानिक जो हुआ ना डेवलपमेंट हुआ भारत में, किस तरीके से संविधान का डेवलपमेंट होता रह गया भारत में, कैसे हुआ, वो आज का टॉपिक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस घटना चक्र घटना चक्र इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ का क्या है, ये है लास्ट चैप्टर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पास किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या करने के लिए, टू कर्ब द रैम्पेंट करप्शन एंड मिस गवर्नेंस। जो करप्शन और मिस गवर्नेंस था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया कि जिस तरीके की वो क्या कर्ब कर सके, जो करप्शन है और मिस गवर्नेंस नाम की चीज़ जो हो रही थी सरकार के अंदर, ठीक है ना, इंडिया के अंदर, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर कंपनी के द्वारा जो हो रहा था, वो क्या किया, उसको कर्ब करना चाहते थे, करप्शन और मिस गवर्नेंस को। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ दोस्तों, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज क्या आ गई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्या हो गई, अधीन आ गई, क्या गई, उसके अंतर्गत आ गई। ठीक है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था अब बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल अब क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और उसका एम क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का, टू पुट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कि क्या करे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी किसी भी तरीके की गतिविधि या किसी तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है विद इन इंडिया टेरिटोरियल बाउंड्रीज, अगर जो भी तरीके का एक्टिविटीज़ कर रही है वो क्या करे, वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट के क्या हो, सुपरविजन में हो, उनके अंडर में हो। ये रेगुलेटिंग जो एक्ट था 1773 का, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट जो था इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। ठीक है ना, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में विद अ चीफ जस्टिस, विद अ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है ना, चीफ जस्टिस के साथ और 3 अदर जजेस के साथ क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई, स्थापना हुई। दो जो सुप्रीम कोर्ट था वो इस्टेब्लिश क्या हुआ 1774 में। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ 1774 में हुआ और उसके एलिजा एम्पे जो थे, वो क्या थे, चीफ जस्टिस बने क्या, सुप्रीम कोर्ट के। रॉबर्ट चैम्बर, ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स, लिम्स्टर एंड हेड, ये क्या थे, इनके और दूसरे जस्टिस थे। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, साल 1786 था जहाँ पे बिल क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, किसके समक्ष प्रेजेंट हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रेजेंट हुआ। और क्या हुआ, कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के वजह से क्या हुआ, एक न्यू रूल जो था गवर्नर जनरल का, वो क्या कर सकता, गवर्नर जनरल के जो रूल था जिसका, एक नया रूल लाया गया, जो गवर्नर जनरल जो के पास क्या था, वीटो पावर था ओवर द डिसीजन ऑफ काउंसिल एंड सम स्पेशल केसेस। वो क्या कर सकता था, जो काउंसिल डिसीजन ले सकती थी उसको क्या कर सकता था, वो वीटो भी कर सकता था दोस्तों। वीटो कहें तो एक तरीके से उनके चीज़ों को क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। ठीक है ना, उसके अंदर पावर था कि उस चीज़ को क्या कर दे, चेंज कर दे, वो पावर था उसके पास। किसके पास, मेरे पास नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। कॉर्नवालिस डिडंट वांट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बी वेरी पावर टू बी अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कॉर्नवालिस ये नहीं चाहते थे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उसके पास क्या रहे, बहुत ज़्यादा पावर रहे और उसे क्या हुआ, अडॉप्ट कर सके प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। ठीक है,
मोनोपोली जो था, मोनोपोली मतलब क्या था ना, एकाधिकार एक तरीके से। मोनोपोली जो था ट्रेड का ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या किया गया था, छोड़ करके, एक्सेप्ट कहाँ पे छोड़ करके, किस एरिया में, ट्रेड विथ टी इन एंड ट्रेड विथ चाइना। वो चाय और टी का जो है चाइना के साथ व्यापार कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, टी का व्यापार कर सकते थे। इसको छोड़ करके और सभी पे से उनका क्या हुआ, मोनोपोली, उनका एक अधिकार जो है वो हटा दिया गया दोस्तों। किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ये अधिकार हटा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये आ गया कब, और अंतिम में क्या हुआ, एंड इट केम टू एंड बाय 1813 ऑफ चार्टर एक्ट, ठीक है ना। और ये 1813 के चार्टर एक्ट के साथ खत्म भी हो गया, ठीक है ना। विद द एक्ट ऑफ 1813 फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, 1813 के एक्ट के बाद से अगले 20 साल तक कंपनी जो था उसको ग्रांट किया गया कंट्रोल द रेवेन्यू एंड ऑफ द इंडिया स्टेट, ठीक है ना। वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ग्रांट कंट्रोल करेगा, क्या, रेवेन्यू ऑफ इंडिया, रेवेन्यू जो जनरेट होता है इंडियन स्टेट से, क्या वो करेगा, उसको वो कंट्रोल कर सकता है दोस्तों, ठीक है। जो चार्टर एक्ट था 1833 का, जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसमें क्या हुआ, ऑल द फाइनेंशियल राइट्स जो था वो कंपनी का, वो उसको क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और कंपनी जो था गिवन ओनली पॉलिटिकल वर्क्स, उनको केवल पॉलिटिकल वर्क्स का काम करना था और कोई काम ये नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। बाय दिस एक्ट, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन करके ये रह गई केवल, ठीक है ना। इस एक्ट के वजह से जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, बन गए थे अब क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट था, ये एक्ट था एक, बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। वो चौथा मेंबर था दोस्तों गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। जो लॉ मेंबर विल बी द इंग्लिश ओरिजिन, वो क्या के रहेंगे, अंग्रेजी क्या कहते हैं, मूल के रहेंगे, ठीक है ना। वो लॉ मेंबर जो रहेंगे अंग्रेजी मूल के रहेंगे। मैकॉले जो थे वो पहले लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है। जब चार्टर एक्ट आया 1853 का, और जो सैलरीज थी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्टार्ट किया गया, डिसाइड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, बट वे आर पेड बाय द कंपनी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो सैलरीज थी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, स्टार्टेड टू बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बट वाज पेड बाय द कंपनी। ये कौन करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करती थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको सैलरीज क्या देनी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, देखती थी। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, उसको जो पेमेंट करता था, जो पे करता था, वो कौन करता था, कंपनी करता था दोस्तों, ये याद रखिएगा। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो उसको घटा के 18 से क्या कर दिए गए थे, 24 से क्या करके घटा करके कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। और 6 आउट ऑफ दोज वे आर नॉमिनेटेड बाय द क्राउन, और जो 6 थी वो क्या करेंगे, जो क्राउन थी, जो ब्रिटिश महारानी थी या महाराजा थे, उनके द्वारा ये क्या होंगे, क्राउन के द्वारा ये नॉमिनेट होंगे, ठीक है ना, 6 मेंबर्स, ठीक है। कौन से, 18 में से। देयर वर अ प्रोविजन, इसके पास एक प्रोविजन था इस एक्ट में कि रिक्रूटमेंट कर दे सर्विसेज विल बी डन बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो ये प्रोविजन था इसमें, इस एक्ट का, इस कानून का जो क्या एक तरीके से नियम था, क्या कि कोई भी प्रोविजन होगा सर्विसेज का, उसको हम कंपटीशन के द्वारा ही क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, अन्यथा कि ना बिना किसी डिस्क्रिप्शन, बिना किसी भेदभाव के हम कंपटीशन के द्वारा ही क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टुक अवे द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया, जिसे गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858 का एक्ट जो आया दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से क्या हुआ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया, और उन्हें क्या कर दिया, उनके हाथ में क्या हो गया, पावर किसी तरीके का नहीं रह गया दोस्तों। किसके हाथ में पावर नहीं रह गया, किसके हाथ में पावर नहीं रह गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर नहीं रह गया दोस्तों। ये याद रखिएगा सवाल, ये ऑप्शन आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कब किया, किस एक्ट के थ्रू किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और जो सारा पावर था अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, वो किसके अंदर आ गया, हाथ में, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिससे ना बल्ब ऑन मोमेंट, ये बहुत बल्ब ऑन मोमेंट है, प्लीज़ इसको देखिएगा। गवर्नर ने ग्रांट किया राइट टू इशू ऑर्डिनेंस बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। गवर्नर ने क्या ग्रांट किया, राइट टू इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, राइट टू इशू ऑर्डिनेंस, राइट टू इशू ऑर्डिनेंस क्या किया, ग्रांट किया, ठीक है ना, गवर्नर ने, किस एक्ट के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये जो ऑर्डिनेंस थे, इनका मैक्सिमम लाइफ कितना था, मैक्सिमम लाइफ इसका था 6 महीना,
और इस एक्ट के थ्रू क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे वाइसरॉय के, उन्हें क्या दिया जाता था कि वो लॉ बना सकें, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या दिया था, डिपार्टमेंट टू अदर मेंबर, ठीक है, ठीक है। उनको लॉर्ड कैनिंग को क्या दिया गया था, डिपार्टमेंट दिया था अदर मेंबर को ऑफ हिस काउंसिल। दिस वे ही हैज़ प्रिपेयर द बेस ऑफ मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। इसी वजह से उन्होंने क्या हुआ, एक मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट का सिस्टम भारत में उसकी नींव रख दी थी। इस सिस्टम के द्वारा क्या हुआ, ईच डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इस सिस्टम के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको क्या दिया गया, तो 1 मेंबर, ठीक है ना, वाज गिवन टू 1 मेंबर, एक मेंबर को दिया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्टेड टू हेल्ड टुगेदर विद इन इंडिया एंड इंग्लैंड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1922। इसमें कहने का इनका यह वक्ता और ये मतलब है कि इन्होंने क्या हुआ, एक रिकमेंडेशन दिया, किसके रिकमेंडेशन पे, मैं तो था नहीं, तो किसके रिकमेंडेशन पे दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के जो रिकमेंडेशन था, उसके रिकमेंडेशन से ये पता चला कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उसको अब क्या करना चाहिए, साथ में कंडक्ट करना चाहिए भारत एवं ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन में या मतलब इंग्लैंड में करना चाहिए फ्रॉम द ईयर ऑफ 1922, ठीक है ना, 1922। इसी घटनाक्रम में एक अलग से कमीशन बनती है जिसका नाम था एचिसन कमीशन, ठीक है ना। इनका रिपोर्ट कब होता है 1887 में ये रिपोर्ट प्रपोज किया जाता है। स्टार्टेड दैट द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम शुड बी नॉट हेल्ड इन इंडिया एंड इंग्लैंड टुगेदर, ठीक है ना। एचिसन कमीशन आती है, उन्होंने क्या कहा कि वो भारत में और भारत के साथ साथ इंग्लैंड में क्या होगा, एक साथ एग्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इनका क्या था, ये क्या रिपोर्ट किया, स्टेटेड दैट कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम शुड नॉट बी हेल्ड इन इंडिया एंड इंग्लैंड टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो रिफॉर्म था उन्होंने अनाउंस किया, इस रिफॉर्म से अनाउंस ये किया कि 20 अगस्त 1917 को इसे हम क्या कहेंगे, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म कहेंगे, ठीक है ना, ऑन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू, इसे कि इनके नाम पे, इनके नाम के बिहाफ पे ये हम रिफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ मॉन्टेग्यू। ये जो रिपोर्ट था, जब वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और सेक्रेटरी कौन थे, मॉन्टेग्यू थे, ये क्या बन गए, बिकेम द बेस ऑफ, उन्होंने बेस क्या बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। एक डायरकी था, डायरकी, ठीक है ना, द्वैध शासन, एक तरीके से कहेंगे द्वैध शासन। जो डायरकी थी एट द प्रोविंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है ना। जो डायरकी जो प्रोविजन है, जो डायरकी प्रोविंस जो डायरकी जो था, मतलब द्वैध शासन था, जो कहाँ पे, प्रांत में, ठीक है ना, मतलब स्टेट्स में, जो प्रांत में जो होते थे उस समय, देसी रियासत थे, प्रोविंसेस में क्या होता था, उनमें इंट्रोड्यूस किया क्या, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म को क्या किया, लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 1919 का ये समय था क्या, इट इज़ कॉल्ड द, उसी को हम क्या कहते थे 1919 में, इसको क्या कहा गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कहा गया। इस एक्ट के थ्रू जो सब्जेक्ट था प्रोविंसेस का, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक था रिजर्व लिस्ट और एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था वो दिया गया था लेजिस्लेचर को, दैट द प्रोविंस वेयर वाज द प्रोविंस वेयर एज द रिजर्व सब्जेक्ट किसको दिया गया, गवर्नर काउंसिल को दिया गया। 1926 में ये क्या हुआ कि इंडिया का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो क्या हुआ, उसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई, उसको क्या गठन हो गया उसका, ठीक है ना, बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 के तहत। जो काउंसिल था वाइसरॉय का, वो उसको एक्सपेंड कर दिया गया, जो कि मिनिमम 6 था और मैक्सिमम कितना हो सकता था, 12 हो सकता था, वर एडेड बाय द काउंसिल, वो काउंसिल के द्वारा ऐड होगा फॉर लॉ मेकिंग प्रोसेस, किसके लिए, विधि बनाने के लिए, उस प्रोसेस को विधि बनाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय, वो कैसे नॉमिनेट होंगे, वो वाइसरॉय के द्वारा क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, ये याद रखिएगा। एंड हैड अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, उनके पास क्या था, टेन्योर 2 साल का टेन्योर था। इस काउंसिल में क्या हुआ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स वर द नॉन ऑफिशियल, इस टेन्योर में क्या हुआ, आधे जो मेंबर थे वो क्या थे, नॉन ऑफिशियल थे। बाय दिस एक्ट ऑफ द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वे आर रिस्टोर्ड ऑफ देयर लॉ मेकिंग पावर एंड वे आर अलाउड टू मेक अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है ना। देखिए कहने का इनका ये मतलब था कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज जो थी उनको क्या किया गया, रिस्टोर कर दिया गया उनके लॉ बनाने के पावर को लेकर के, ठीक है ना। और उनको क्या किया गया, अलाउ किया कि वो अमेंड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ में क्या कर सकते हैं, अब अमेंड कर सकते हैं, मतलब ये अब हाथ के पंगू नहीं रह गए थे, ये भी अपने अंदर चेंजेस ले आ सकते थे, दे दिया गया उनको भी पावर। बट द लॉ मेड बाय दिस प्रेसिडेंसी विल बी वैलिड ओनली आफ्टर द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा पावर नहीं दिया गया था, अभी भी कहा गया था कि आप अपना लॉ बना सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल के बिना एसेंट के आप इस लॉ को पास नहीं करा सकते हैं। वैलिड तभी होगा जब गवर्नर जनरल उसे क्या करेगा, एसेंट देगा दोस्तों, और बिना उनके एसेंट के आप लॉ को नहीं पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जो था बॉम्बे का, जिसे क्या कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है,
हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो था बॉम्बे का, मद्रास का और कलकत्ता का, वो इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन हाई कोर्ट ऑफ एक्ट 1861। और इसी के द्वारा अगला जो वो है कि बाई द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने उन्हें क्या किया, राइट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर इंक्रीज टू 2 एस्पेक्ट, ठीक है ना, कुछ मेंबर्स बढ़ा दिए गए कुछ एस्पेक्ट्स में वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो आइए देख लेते हैं। दे वर गिवन द राइट टू डिस्कस द बजट, उनको क्या दिया गया 1861 के 1892 एक्ट के काउंसिल के एक्ट के थ्रू कि उन्हें क्या दिया गया, एक राइट दिया गया क्या कि वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्या बजट को डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी राइट टू वोट और टू मूव एनी अमेंडमेंट टू द बजट, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, राइट को क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट था, उनके पास क्या थी, शक्ति थी कि वो क्या करते हैं, बजट को क्या कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी राइट टू वोट और टू मूव एनी अमेंडमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बस केवल डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर गिविंग द एडवांस नोटिस, आफ्टर द गिविंग ऑफ एडवांस नोटिस ऑफ 6 डेज, 6 दिन का एडवांस नोटिस देने के बाद उनको अलाउ था कि वो क्या कर सकते हैं, इन बजट पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, वो भी वो किस में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। अगला जो है पॉइंट है क्या कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था वो क्या था, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ऑफ द ब्रिटेन इन इंडिया, सबसे कम समय का अवधि का क्या था, एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों के बीच, ठीक है। ये जो वर्ड था रामसे मैकडोनल्ड का क्या था, दिस रिफॉर्म इज इनकम्प्लीट एंड मोमेंटरली डील बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ये मॉन्टेग्यू का कहना हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल क्योंकि आ जाता है स्टेटमेंट बेस्ड। देखिए रामसे मैकडोनल्ड जो थे इन्होंने क्या कहा कि ये जो रिफॉर्म जो है वो क्या इनकम्प्लीट है और मोमेंटली एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, डील है दोस्तों, किसके बीच है, मेरे बीच में नहीं, बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, एक तरीके का डील है दोस्तों, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था ये एक तरीके का रिपोर्ट था, कब आया था, 1918 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा था कि इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंक्रीज, उनका क्या कहना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था इनका जो रिपोर्ट था 1918 में आया था, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो रिपोर्ट था 1918 का, उसने ये क्या कहा, ये कहा क्या, इंडियन का जो हो, भारतीयों का पार्टिसिपेशन हो, क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, और उसको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ये ऑल्सो प्रपोज करता है क्या, रिपोर्ट दैट द एग्जाम ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज शुड बी हेल्ड टुगेदर इन इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन में क्या करे, वो दोनों जगह हो, ठीक है ना। और 1/3 ऑफ द सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द इंडियन, जिसमें 1/3 जो है वो भारतीयों के लिए क्या हो, रिजर्व हो दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1935 का जो एक्ट था जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन जो बन गया था, क्या, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था दोस्तों। पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1935 का जो एक्ट था उसमें की वजह से क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रॉम 1937 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो थे, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उसको स्टार्ट किया गया और कंडक्ट किया एग्जाम सेपरेटली, साथ में क्या किया, सेपरेटली एग्जाम किए, ठीक है ना। 1950 में क्या हुआ, आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसका नाम बदल कर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख लिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1950 की जो कमीशन थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जिसको हम आज के समय में यूपीएससी के लिए जाते हैं और जिससे आधा से ज़्यादा युवाओं का दिल धड़कता है उसके लिए, ठीक है ना, वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसका नाम बदल दिया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है ना, 1950 में, ठीक है। बाय द बाय दिस एक्ट डायरार्की जो था प्रोविंसेस में उसको क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया, क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और डायरार्की जो था इंट्रोड्यूस कहाँ कर दिया गया, सेंटर में अब क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ना कि प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस गिवन द ऑटोनॉमी एंड द ड्यूअल गवर्नेंस केम टू एन एंड, ठीक है ना। और क्या हुआ, प्रोविंसेस को क्या हुआ, जो प्रांत से क्या हुआ, ऑटोनॉमी क्या किया गया, उनको दे दिया गया, उनको अपना क्या करना, स्वायत्ता के साथ अपना काम करें। लेकिन जो द्वैत शासन था वहाँ पे अब क्या हुआ, उसका वहाँ पे हो गया, अंत हो गया, ठीक है ना। अब वहाँ पे प्रोविंसेस में ड्यूअल सिस्टम नहीं था गवर्नमेंट्स का, ठीक है, अब उसका क्या आ गया, अंत आ गया। इसके वजह से विद दिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, उसको क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, एबॉलिश कर दिया गया, एबॉलिश्ड। जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट थे उनको क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया और उसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया गया कास्ट, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस में भी, और अन्यथा और चीज़ों में भी क्या किया गया, और समुदाय
और लोगों में भी क्या, और समुदाय में भी क्या किया, उसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो फेमिलियर है किससे, जो मिलता जुलता है 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता रहता है। जो मेन प्रोविजन था 1935 एक्ट का क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है भी, डायरार्की है सेंटर पे। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस वाज रिस्टोर्ड एंड डायरार्की एट प्रोविंस को क्या किया जाएगा, अंतिम में एबॉलिश कर दिया जाएगा, एबॉलिश। ठीक है, बाई कैमरा सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट है ही। ठीक है ना, सेंटर एंड प्रोविंसेस वाइज स्टेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट का भी क्या होगा, निर्माण होगा अंडर द 1937 एक्ट। ठीक है, चलिए इसी में क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने, वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, 1935 का जो एक्ट है ये एक तरीके का कार है। ठीक है ना, इन अ कार। ठीक है ना, 1935 एक्ट इज अ कार विथ ब्रेक्स बट विदाउट इंजन। देखिए 1935 का एक्ट जो है वो एक तरीके का कार तो है और उसमें ब्रेक भी है, लेकिन ये क्या है, बिना इंजन की गाड़ी है। ठीक है, ये किसका कहा था, ये किसका कहना था, ये था हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है ना, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द 1947 टू 1964। ही वॉज द ऑथर ऑफ पंचशील। ये पंचशील के भी क्या थे, लेखक थे, और बिलीवर था क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के क्या थे, समर्थक भी थे। नेहरू ने एड्रेस किया क्या, कांग्रेस इन लखनऊ सेशन 1936 में। इन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उन्होंने टर्म किया क्या, एक्ट वाज वारंट ऑफ स्लेवरी। ये एक्ट क्या है, वारंट ऑफ स्लेवरी है, और ऑफर किया सम सेवरल क्रिटिक्स, और उनके साथ कुछ क्या किया, कुछ सेवरल जो क्रिटिसिज्म थे उन्होंने वो भी दिया। दोस्तों ये याद रखिएगा। लखनऊ सेशन था जो 1936 का, वो चेयर किया गया। चेयरमैन कौन थे उसके, सर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों ये याद रखिएगा, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, याद रखिएगा। लखनऊ सेशन में 1936 जो एक्ट था 1935 का, ये क्या था, लेंदिएस्ट इनैक्टमेंट था, लेंदिएस्ट इनैक्टमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लॉज मेड बाय ब्रिटेन फॉर द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के लिए ये लॉ बनाई गई थी, ये याद रखिएगा। ये इंक्लूड करता था 14 पार्ट था, इसमें 14 भाग, 321 क्या थे, अनुच्छेद थे, और 10 अनुसूचियाँ थी, ये याद रखिएगा। जो इंस्ट्रूमेंट था इंस्ट्रक्शन का, ये जो इंस्ट्रूमेंट था इंस्ट्रक्शन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसको इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑफ इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निर्माण हुआ भारत का, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, एक तरीके से शेप आउट दिया, और बहुत ही कहते हैं ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और उससे थोड़ा सा और उसका एक्सटेंडेड वर्जन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका खूबहू ढांचा जो आज का जो हमारा संविधान है वो उससे मिलता है दोस्तों। तो हम लोग ने उसको देख लिया दोस्तों, लेकिन दोस्तों जानते हैं बिना केवल पढ़ करके अगर हमें एग्ज़ाम में जाना होता तो हम चले गए होते, लेकिन हमारा क्या काम है, हमें उसके लिए प्रैक्टिस भी करना चाहिए, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना, तो आइए बिना फर्दर डिले किए हुए जिसके जो इस सेक्शन से जितने आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं स्टेट सर्विसेज में, और साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आए हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हैं उनको आओ डील आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर वही आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के कर दीजिए, क्योंकि आप करते नहीं हो दोस्तों, कितना भी कह दूँ आप करते नहीं हो। प्लीज़ 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 उंगली को ले जाइए और सब्सक्राइब पे ठोक मारिए। ठीक है ना, ठोकिएगा तो आपके भी पास जो आएगा ना कंटेंट वो ठुका हुआ आएगा, एक बार पढ़ोगे और क्या बोलता है ना, आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा करो दोस्तों। चलिए दोस्तों आ जाते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए अब क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पास कब हुआ था दोस्तों, 1773 में पास हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1773 में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, किस ईयर में रेगुलेशन को है पास किया गया था दोस्तों, ये पास किया गया था दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, किस ईयर में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था, वही सवाल देखिए MPPCS में आया हुआ सवाल 2015 में 1773 में। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट में क्या हुआ, पहली बार प्रोविजन बनाया गया कि वो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किस एक्ट में बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रोविंशियल असेंबली बना बिहार में, जो सेटअप हुआ कहाँ पे दोस्तों, कब हुआ, 1774 में सेटअप हुआ। देखिए BPSC में आया सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप स्किप नहीं कर सकते हो चीज़ों को।
जो मेन पर्पस था क्या रेगुलेटिंग एक्ट का, वो क्या था, रेगुलेट करना क्या एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये पास हुआ गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 में, और इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया के द्वारा 1774 से, ठीक है ना। और ये प्रोविजन था एक्ट का क्या था, प्रोविंशियल असेंबली जो सेटअप होना था बिहार में 1774 में, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, कब जो बिहार बन गया था सेपरेट प्रोविंस भारत का, ठीक है ना। बिहार क्या बन गया था, एक अलग प्रांत बन गया था भारत का दोस्तों। ये कब बना था, ये बना था आपका 1912 में। 22 मार्च 1912 का वो दिन था जब बिहार और उड़ीसा के डिवीज़न को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से, और बिहार बन गया था और उड़ीसा क्या बन गया था, प्रोविंसेस बन गए थे। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस बन गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को और उड़ीसा से क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, और 22 मार्च को हम क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, जो सुप्रीम कोर्ट था सेटअप किया पहली बार इंडिया अंडर द किस एक्ट में, कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1773 के एक्ट में हुआ था, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की क्या रख दी गई थी, नींव रख दी गई थी भारत में। और उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों, वो एलिजा एम्पे थे, ये याद रखिएगा, एलिजा एम्पे। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का, वो स्टार्ट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट, किस एक्ट के द्वारा हुआ था दोस्तों, वो एक्ट बताना है, किस एक्ट के द्वारा हुआ था, वो हुआ था आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, जो पहला चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जो इस्टेब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो कौन थे, एलिजा एम्पे थे, हम लोग ने देख लिया। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्ट था जो क्या देता था, राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ द गवर्नर जनरल, वो किस एक्ट में है, एक्ट ऑफ 1786, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा जो एक्ट है वो इंपावर करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कौन सा एक्ट है वो, 1786 का एक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, 1786 का एक्ट है, ये 1786 का एक्ट है। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वर द राइट ऑफ द टेनेंट्स एंड लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट, किसके द्वारा किया था, 1885 के एक्ट के द्वारा किया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो था 1885 का, वो रिकॉग्नाइज किया गया था राइट ऑफ द टेनेंट ऑफ लैंड इन बंगाल एंड बिहार। जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का क्या था, डिफाइन करे राइट एंड लेबिलिटीज ऑफ जमींदार एंड टेनेंट्स, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, बाय द रेगुलेशन ऑफ 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर was deprived of his judicial power and made the following agent only, क्या रीज़न था उस रेगुलेशन का दोस्तों, वो रीज़न ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे अलार्म कर दिया था कि एन एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड विद द डीसी एंड फेल्ट दैट सच पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा पावर होना, संचय होना, वो सही नहीं है दोस्तों, यही इसका मेन रीज़न था दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो मोनोपोली थी एक अधिकार था, मोनोपोली जो थी, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, वो ट्रेड को एबॉलिश कब किया दोस्तों, उसने किया था 1800 चार्टर के एक्ट में, 1813 के चार्टर में एबॉलिश कर दिया था एक अधिकार, ठीक है ना। और 20 साल के लिए के बाद क्या किया था, उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर बना दिया गया था 1833 के चार्टर में, याद रखिएगा दोस्तों। वो 1813 में केवल कहाँ कर सकते थे, मोनोपोली उनका था क्या कि वो चाय के साथ ट्रेड कर सकते थे और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे बस, और इससे ज़्यादा वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, यही उनका क्या था, रिस्ट्रिक्शन था। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, जो एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट एंड्स द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ टी एंड विथ चाइना, एकदम सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। इट असर्ट द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन एंड टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंट्री, एकदम भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नो दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट दे आर, कहते हैं ना, उनका मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। तो 1-2 ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज अबॉलिश्ड, कब का अबॉलिश किया गया, वो चार्टर ऑफ एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर द कंसिडरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वो क्या था, इट मेड द फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल, यही था दोस्तों, एकदम ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज नॉट मेड बाय इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या नहीं था? ये नहीं चाहता कि इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। यही क्या था? ये इसमें नहीं था दोस्तों, इस एक्ट में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जो है फॉलोइंग मतलब कौन सा जो दिया गया है मतलब स्टेटमेंट्स मतलब ऑप्शंस, उसमें क्या किया गया? रिकमेंड टू होल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड। वो कौन से था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, वो उसने किया था दोस्तों। और एचिसन कमीशन ने क्या किया था कि इंडिया और इंग्लैंड में साथ में एग्जाम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक्ट था वो प्रोविजन करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम और सिविल सर्विसेज? कौन सा था? वो आपका था 1853 चार्टर एक्ट का था दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जो है ऑप्शन जिसमें क्या है? एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ फंक्शनिंग लेजिस्लेचर काउंसिल इन इंडिया। वो कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, इस फॉलो कौन सा जो है इसमें कूट जो ऑप्शंस है जिसमें क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? फाइनली अग्री किया कि वो होल्ड करेगा इंडियन सिविल सर्विसेज को एग्जामिनेशन को साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड में। वो कौन सा दोस्तों था? 1922 का एक्ट था दोस्तों, उसमें किया था। ठीक है ना, 1922 में किया था। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, कुछ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हैं, उनको क्या करना है? हमें मैच आउट करना है। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए हम उसे देख लेते हैं। ठीक है। ब्रिटिश देखिए आपका जो है ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कब हुआ था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और 1774 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की क्या रख दी गई थी? नींव रख दी गई थी भारत में, किसके द्वारा? और उसके चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे थे, याद रखिएगा आप दोस्तों। ठीक है। परमिशन और अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया, ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लॉ मेंबर गवर्नर और जनरल काउंसिल, लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल कौन थे? कब बना? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो बी ऑप्शन उस हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, मैच द लिस्ट है फर्स्ट और सेकंड, आइए उसको मैच आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है कि ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे रिलेटेड है? इसमें क्या किया गया था? नहीं, चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया था? ये कंपनी का ट्रेड जो था, मोनोपोली क्या था इंडिया का, क्या किया गया था? उसका अंत कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अंत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब क्या है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या मतलब है? जो कंपनी डायरेक्टर थे, कंपनी के डायरेक्टर थे, उनको आज किया गया तो प्रेजेंट करें क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये क्या था? इससे एसोसिएटेड है दोस्तों। ठीक है, यही था, हम लोग ने देखा भी था। ठीक है, और क्या है कि 1858 का एक्ट जो है वो क्या किया था? वो किया गया था दोस्तों, पावर वॉज ट्रांसफर्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रिटिश काउंट। ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या किया गया था दोस्तों? वो सेटअप किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन एंड टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25 क्या है? बाय द एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने क्या किया? एबॉलिश कर दिया मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। वो कौन था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश? कब किया था दोस्तों? क्विट इंडिया एक्ट 1784 में किया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑन ट्रेडिंग ऑफ टी एंड शुगर? वो क्या किया था? टी एंड शुगर, टी किया था एंड शुगर के साथ नहीं किया था दोस्तों। वो 1813 का था चार्टर एक्ट। वैसे ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? डिस्प्यूटेड है, इसके ऑप्शन डिस्प्यूटेड है, इसलिए क्वेश्चन डिस्प्यूट कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था लॉस्ट किया मोनोपोली अपना टी ट्रेड का, कब किया था? 1833 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन 29, जो एक्ट था ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या आ रहा है? स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। चार्टर एक्ट जो 1813 एबॉलिश, उसने क्या किया था? चार्टर एक्ट जो था 1813 का एबॉलिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी
मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड इस दिन नहीं किया था, 1833 में किया था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1850 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन्होंने अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे रूलिंग इन इंडिया डायरेक्टली। अब वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा जो फॉलोइंग है एक्ट इंपावर करता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तो कि वो क्या करे, ऑर्डिनेंस इशू करे। वो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा जो है एक्ट ब्रिटिश इंडिया का जो स्ट्रेंथन करता है वाइसरॉय अथॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम और कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, कौन था दोस्तों? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉय अथॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय द सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, वो कौन सा दोस्तों था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एक्ट था जो इंपावर करेगा इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू जो कि डिसीजन बना पाएगा बजट पे? तो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ब्रिटिश वॉज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द इंडिया, ये कौन सा था? 1892 का एक्ट था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट कौन कौन से पास हुए थे दोस्तों? 1835 का, 1867 का, 1878 का, 1908 का जो एक्ट था वो क्या था? प्रेस एक्ट को क्या करता? कर्व करने के लिए था एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37 क्या है? कम टू क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37 क्या है कि प्रश्न संख्या 37, व्हेन वर हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन बॉम्बे इन मैड्रास इन एंड कैलकाटा, कब बना था दोस्तों? ये बना था 1861 में बना था। अंडर द हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के अंतर्गत क्या बना गया था? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में क्या बनाया गया था? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, जो मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था भारत में वो कौन सा? वो था 1909 का आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए। ये क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपके काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। देखिए छाछठे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बीपीएससी वालों कान और आंख दोनों खोल के देखो सवाल कैसे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, द डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म ऑन अगस्त 20, 1917 इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था वो फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे बना था दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बेसिस पे बना था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, जो पोस्ट था इंडियन हाई कमीशन का क्रिएट किया गया था इस एक्ट के द्वारा, ठीक है ना? किस एक्ट के द्वारा बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था डायरार्की का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन प्रोविंसेस में, वो कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था आपका 1919 में किया गया था दोस्तों। डायरार्की मतलब द्वैध शासन का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, चेम्सफोर्ड प्रपोजल था दोस्तों, क्या था? प्रपोजल जो रिलेटेड किससे था? किससे रिलेटेड था? सोशल रिफॉर्म से था, एजुकेशनल रिफॉर्म से था, रिफॉर्म ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से था? तो क्या था? संवैधानिक क्या था? सुधार से रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइन, क्या डिफाइन किया था? द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का डिफाइन किया था। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, जो प्रिंसिपल था डायरार्की का इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ? इस एक्ट के द्वारा। वो कब हुआ दोस्तों? 1919 के एक्ट के द्वारा हुआ। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट जो गलत स्टेटमेंट है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो क्या था दोस्तों? जो एक्ट था इसे हम क्या कहते थे? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते थे, यही इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ असर्शन रीजन के सवाल हैं दोस्तों, आइए उनको देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नेंस रिमेन द यूनिटरी एंड सेंट्रल विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये क्या था? ये गलत था दोस्तों, ये गलत है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द अथॉरिटी वॉज डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस, ये एकदम सही है दोस्तों, तो ये क्या है? ट्रू है।
तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ये सब चीज़ बता चुका हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ उसको क्या मैं बार बार एक्सप्लेन करूँ, आप ही अब आप बताओ कि मैं कितना बार उसको एक्सप्लेन करूँ। जो चीज़ मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है इसका मतलब कि आप मन से पढ़े हुए हो, आप उसको समझो, ठीक है, और देखो कैसे सवाल आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, असर्शन रीजन का सवाल है। ये कहता है डायरार्की मीन्स डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर इन 2 सेक्शंस, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, इन्फोर्समेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविजंस, ठीक है ना, इन प्रोविजंस, ठीक है ना, इन प्रोविजंस नहीं, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्रेट, ठीक है ना, प्रोविजंस नहीं, ये प्रोविंसेस है। तो दोस्तों ये एकदम सही है और इसको सपोर्ट भी करता है, तो फॉर दैट ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर द नागपुर सेशन 1920 का कांग्रेस द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट द लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था दोस्तों। ये सही है दोस्तों, हुआ था। 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस रिजेक्ट किया था डिमांड ऑफ फॉर्मेशन प्रोविंशियल इन लिंग्विस्टिक बेसिस, एकदम ये भी सही था दोस्तों। वो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, क्वेश्चन नंबर 51, कुछ दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग प्राइम एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनको बताना है। प्रोविंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एकदम सही था, चाहिए था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए थी, एकदम चाहिए थी। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन प्रोविंसेस नहीं, अब सेंट्रल में चाहिए था। ऑथराइजेशन ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर नहीं चाहिए था दोस्तों, कोर्ट्स में चाहिए था, फेडरल कोर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा जो है अमंग जो इंट्रोड्यूस करता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। प्रश्न संख्या 53, क्वेश्चन नंबर 53, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन काउंसिल जो था एबॉलिश किया गया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। प्रश्न संख्या 54, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट वाज द बेस लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वो क्या था, साइमन कमीशन था, वो क्या था, साइमन कमीशन। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 55, क्वेश्चन नंबर 55, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन से सही हैं वो बताना है। 1935 के बेस पे एबॉलिशन ऑफ डायरार्की ऑफ गवर्नर प्रोविंसेस, ये एकदम सही है दोस्तों, कर दिया गया था, इसका एबॉलिशन कर दिया गया था। पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू बी लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये भी एकदम सही था दोस्तों, अब अपने ओन पे करेंगे। एबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोस्तों ये गलत था दोस्तों, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, उन्होंने अबॉलिश किया क्या अबॉलिश किया दोस्तों, उसने अबॉलिश किया प्रोविंशियल डायरार्की को, क्या किया, अबॉलिश किया। प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग, कौन से सही हैं वो बताना है आपको, ठीक है, कौन से सही है वो बताना है। जो प्रोविंशियल था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी दोस्तों, एकदम सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एकदम सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर एकदम सही है दोस्तों, तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58, वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज इंपॉर्टेंट, क्यों है, क्योंकि ये एक मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वो क्या है, डायरार्की सेंटर पे हो और क्या हो, एज वेल इन प्रोविंसेस में भी हो दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60, जो रियल इंटेंशन था ब्रिटिश को टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935, वो क्या था दोस्तों, कि वो प्रिंसेस को क्या करें, यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, यही इनका क्या था, रीजन था दोस्तों। प्रश्न संख्या 61, क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द एक्ट ऑफ 1935 अ कार विच इज अ ब्रेक बट नो इंजन, ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, वी वेयर प्रोवाइड विद अ कार ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ये कौन सा कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 उससे कहा था दोस्तों। प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63, किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो था लखनऊ सेशन 1936 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 64, क्वेश्चन नंबर 64, जो अमंग जो इसमें कुछ दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, जो चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 65, क्वेश्चन नंबर 65, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इनकॉर्पोरेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस इन द ईयर 1950 में, उसमें किस में ये किया गया इनकॉर्पोरेट, ये डीपीएसपी में किया गया था दोस्तों, डीपीएसपी में इनकॉर्पोरेट किया गया था इसको। प्रश्न संख्या 66, क्वेश्चन नंबर 66, जो था किसने कहा, आई हैव नॉट टू बी beg pardon in connection with the allegation that in the draft of the constitution a major part of the government of India Act 1935 has been
रिप्रोड्यूस, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 67 क्वेश्चन नंबर 67 मैच द कॉलम है, ये याद देखिए वो क्या है, मैच द कॉलम पूछ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किसका एसोसिएशन था, क्या था? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट जो 1774 में हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले बने थे वो एलिजा एम्फे बने थे, याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इनका एसोसिएशन किससे था? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है ना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, तो क्या कहता है? ये किस लिए इंट्रोडक्शन था? कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए था, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किसके लिए था? ये था आपका टायरार्की के इंट्रोडक्शन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या था? प्रोविजन ऑटोनॉमी देना था प्रोविंसेस को, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 क्वेश्चन नंबर 68, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। 68, ठीक है। कौन सा एक्ट था? इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वो क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1935, ये क्या था? लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं था याद दोस्तों। और बाकी 1773 भी था, 1833 भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, किस तरीके से संवैधानिक सुधार हुए थे भारत में, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया में, वो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। और ये क्या था? घटना चक्र की सीरीज़ का आज क्या है? हिस्ट्री का अंत हो गया दोस्तों। मतलब अंत होना का मतलब अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके लिए लेक्चर्स नहीं लाऊंगा, लेक्चर्स लाऊंगा, पर नए सब्जेक्ट होंगे। ये सब्जेक्ट अब नहीं आएगा दोस्तों। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, प्लीज़ चाहता हूँ एक बार और कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है दोस्तों, प्लीज़। और दोस्तों की भी मदद कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको फैलाइए भी, ताकि लोग और भी पढ़ सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, अगले नए अध्याय, जैसे साइंस में हो सकता है साइंस स्टार्ट हो, या हो सकता है इकोनॉमी स्टार्ट हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं क्या स्टार्ट करूं। प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, सो दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय में, तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।